ठीक है। चलिए बेटा, हमने अयादी संधि कर ली है, अब हम करेंगे पूर्व रूप संधि। हो सकता है ये संधि आपने हिंदी में ना पढ़ी हो, ठीक है, आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत ईजी है। इसके एग्जाम्पल तो आपने अपने रुचिरा बुक में भी देखे होंगे। चलिए इसका रूल पढ़ते क्या है। इसका रूल है, पहले पद का अंतिम वर्ण ए या ओ हो, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण ए हो, ठीक है, या ओ हो, ठीक है। ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये ओ है। सेम यही अयादी संधि में भी था, ठीक है। और लेकिन उसमें क्या था, दूसरे पद का प्रथम वर्ण कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर दूसरे पद का प्रथम वर्ण यदि आ हो तो आ को अवग्रह का चिन्ह बनेगा। समझे आप मेरी बात को? तो फिर से देखो एक बार, अयादी संधि में क्या था कि पहले पद का अंतिम वर्ण कुछ भी हो, सॉरी ए या ओ हो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण कुछ भी हो, वहाँ पर आए और आव इस टाइप के चिन्ह लगेंगे, इस टाइप के वर्ड बनेंगे। लेकिन इसमें क्या है, यदि दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ हो तो वहाँ पर अवग्रह का ये वाला चिन्ह लगेगा, इसको अवग्रह का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और चेंजेस जो होंगे वो दूसरे पद के प्रथम वर्ण में होंगे, न कि पहले पद के अंतिम वर्ण में होंगे। चलिए इसको विद एग्जाम्पल देखते हैं। ये है वृक्षे प्लस अपि, यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है, वृक्षे यू का यू हो गया, ठीक है। अब क्या था, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ हो, ये दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ है, तो उसको उस आ को अवग्रह का चिन्ह बनेगा। अब इसको अवग्रह का चिन्ह आपने बना दिया और ये पी बचता है, इसको यू का यू लिख दिया। और ये ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप रुचिरा बुक में चैप्टर रीडिंग जब करते हो ये उसमें बनते हैं। अब देखो, ग्रामे प्लस अपि, ग्रामे यूं का यूं आ गया, ठीक है बेटा, और अपि का आ, ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको। विष्णु प्लस अत्र, ये विष्णु है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऊ है, सॉरी ओ है, विष्णु प्लस अत्र, ठीक है बेटा। सो प्लस अपि, क्लियर। सो प्लस अहम, क्लियर बेटा। जले पत प्लस अपतः, और ये अपतः, क्लियर बेटा। नगरे प्लस अवस्थः, नगरे अवग्रह का चिन्ह वस्तः, ठीक है बेटा। स्थाने प्लस अपि, स्थाने और अपि का ये, ठीक है बेटा। को प्लस अयम, क्लियर बेटा। यानी इसमें हमें दूसरे पद में अगर प्रथम वर्ण में आ है तो उस आ को हमें अवग्रह का चिन्ह बनाना है, क्लियर, ठीक है बेटा। संधि में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे संधि उतने अच्छे से आएगी। संधि को रट नहीं सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है, ओके। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्लियर बेटा, ओके। चलिए बेटा, कर लिया आपने पूर्व रूप संधि। अब दो भेद और रहते हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी इनके कम ही होते हैं, ये आपको मैं बुक में समझा देती हूँ। अब है प्रगृह संधि, ठीक है। इसके लिए संस्कृत के अष्टाध्यायी पुस्तक में फॉर्मूला है, इदु दे द्विवचनम प्रगृहम। चलिए इसके रूल पढ़ते हैं। इसे प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं, प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं यदि इसके वचनांत, ठीक है, प्रथम पद यदि वचनांत दीर्घ ई हो, यानी वचन का जो अंतिम वर्ण है वो दीर्घ ई हो, ऊ हो, कौन सा ऊ, बड़े वाला ऊ, या ए हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो उस ई को, ऊ को,
ए को उसमें कोई चेंजेज नहीं होंगे, वो ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। देखो मुनि प्लस इमो, ठीक है, साधु प्लस एतो, साधु एतो, लते प्लस इमे, लते इमे, कवि प्लस इमो, कवि इमो, लते प्लस एत है, लते एत है। देखो कोई चेंजेज है, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं है, ना इसमें कोई चेंजेज है, ना इसमें कोई चेंजेज है, सब में यूं का यूं है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वचन के अंत में दीर्घ ई हो, ऊ हो, ए हो, उसके बाद कोई भी स्वर आए तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, वो ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे मुनि प्लस इमो, ठीक है, साधु प्लस एतो, इनमें कोई चेंज नहीं है, ऐसे कैसे लिखे गए हैं। और इसे प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं, यानी इनकी प्रकृति ऐसी की ऐसी रहती है, इसमें कोई भी चेंजेज नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं पर रूप संधि। अच्छा बेटा, इसको करने से पहले हम एक चीज़ और देखेंगे। बहुत सारी बुक्स में क्या होता है बेटा, बहुत सारी बुक्स में ना संधि के कुछ में 7 भेद दिए गए हैं, कुछ में 8 भेद दिए गए हैं, ठीक है। और जैसे मैंने 7th की बुक में देखा था, उसमें 7 भेद दिए गए हैं और कुछ बुक्स में 8 भेद दिए गए हैं। तो चलिए हम 8वां भेद भी कर लेते हैं। मान लो कहीं पर अगर आ जाए, कहीं पर इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, इसे कर लेते हैं, ठीक है। ये है पर रूप संधि, इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है एंगी पर रूपम, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। यह वृद्धि संधि का अपवाद नियम है, यानी वृद्धि जो संधि हमने पढ़ी थी उसका ये अपवाद नियम है, उसका अपवाद है। यदि कोई उपसर्ग हो, यदि कोई उपसर्ग अकारांत हो। अब देखो यहीं पर बात क्लियर हो रही है कि कहीं पर यदि प्रथम जो पद है, पहला जो पद है वो उपसर्ग हो और ठीक है वो अकारांत हो, उपसर्ग हो और अकारांत हो। उपसर्ग वही आपको पता है कि जो पहले लगते हैं और प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। इसमें यदि वो उपसर्ग हो, उप लिखा है तो उपसर्ग हो और वो अकारांत हो, यानी उसका अंत जो है, उसका जो एंडिंग जो है, ठीक है, अंत वो आ से होता हो, तो बाद में जो है उसके द्वितीय पद में ए या ओ हो तो होने वाले धातु हों तो उनको ए या ओ ही रहेगा, यानी वो चेंजेस नहीं होंगे। जैसे प्र प्लस एशति, ये देखो प्र में आह, ठीक है, दूसरा पद जो है ए से शुरू हो रहा है तो चेंजेस नहीं है, बस ए की मात्रा बन गई, ठीक है, बाकी यूँ का यूँ लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। प्र प्लस एजते, प्र का प जो है र जो है प्र यू का यूँ है और एजते में ए की मात्रा लगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है, ऐसे का ऐसे है ये। उपह प्लस ओषति, उपोषति, ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है, सिर्फ इसकी मात्रा बना दी गई है, इसकी भी मात्रा बना दी गई है, चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ इस मात्रा को यहाँ बना दिया है, बाकी कोई किसी दूसरे से कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें भी ए की मात्रा बना दी गई है। क्लियर बेटा, समझ आया? अब आपको संधि में स्वर संधि कंप्लीट हो गई है, ठीक है बेटा। और चूँकि इस टॉपिक ने बहुत सारा टाइम लिया है, ठीक है, और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। व्यंजन और विसर्ग संधि को हम, ठीक है, सेकंड टर्म में करेंगे। ओके बेटा, आपके फर्स्ट टर्म में सिर्फ स्वर संधि आएगी। क्लियर? ठीक है। और यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और संधि की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी आपको उतनी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा? ओके।